प्रभात। किसी भी देश की सेना की ताकत उसके जवानों का हौसला और उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं। साथ ही समय पर मिलने वाली युद्धाभ्यास की जो ट्रेनिंग होती है, भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ करता रहता है। अलग अलग फायरिंग रेंज और ट्रेनिंग कैंप में जवानों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी फायरिंग रेंज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की। रेत के धोरों में तोपों की गूंज और टैंक के चलने से उड़ते धूल के गुबार भी सेना की ताकत हैं। वो दुश्मन को चकमा देने के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है। और बात करें भारत की नई ताकत K9 मीडियम टैंक गन की, तो उससे तकनीक और ताकत दोनों का सामंजस्य साथ दिखाई देता है। साउथ कोरिया के सहयोग से भारत निर्मित ये अत्याधुनिक तोप लगभग 50 टन वजनी और 45 से 50 किलोमीटर फायरिंग क्षमता की है, जिसे 2019 में ही भारत की सेना को दिया गया। हालांकि नवंबर 2018 में पहली तोप रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई थी। इस तोप की खासियत यह है कि किसी भी दिशा में दुश्मन पर वार कर सकती है। K9 उस समय चर्चा में आई जब इसे लद्दाख में तैनात किया गया था। चीन की बौखलाहट उस समय साफ दिखाई दे रही थी जब सेना के जवान इसका अभ्यास कर रहे थे। K9 मीडियम गन मारक क्षमता के साथ 45 किलो वजनी गोले को भी आसानी से फेंक सकती है। इस बख्तरबंद टैंक में जवानों की सेफ्टी, हाई टेक्नोलॉजी और दुश्मन पर वार करने की क्षमता है। साथ ही रेगिस्तान में धूल के गुबार से ये दुश्मन को चकमा भी दे सकती है। इसमें अत्याधुनिक विजन कैमरे भी लगे हैं जो कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हलचल का पता लगा सकते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। इस टैंक पर युद्धाभ्यास कर रहे सेना के अधिकारी कहते हैं कि K9 मिलने के बाद हम नई टेक्नोलॉजी से रूबरू तो हो ही रहे हैं, साथ ही इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताएं तो K9 वज्रा, जिसके लिए हमारे साथ में कर्नल कुणाल इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल कुणाल, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ ट्रेनिंग की वैसे करवाएं। इस ट्रेनिंग की यह खास बात है कि पिछले 1 महीने से हम हैं यहाँ, और रेगिस्तान में काफ़ी गर्मी होती है और उसमें हम इस गन को ट्रेन करते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वह इस गन के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। इस गन की मारक क्षमता आपने देखी हुई है, तो रात में हो या दिन में हो, इसकी ट्रेनिंग जो है काफ़ी कठिन होती है और उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमने किया है और इस गन के ऊपर हमने एक्सपर्टीज़ हासिल किया है। M30 जो मीडियम गन है, उसकी मारक क्षमता या फिर सिस्टम कमांड है, उसमें अंतर सिर्फ दूरी का है। कुछ गन्स कम कैलिबर की होती हैं, जैसा आपने बाकी नेटो कंट्रीज़ में भी देखा होगा, जिसमें दूरी कम होती है। अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ एन आर्टिलरी गन सिस्टम जिसमें लंबी दूरी तक आप डेप्थ में टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। कुणाल, एक आखिरी सवाल है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ खास बात है?
अच्छी खास बात है, ऑटोमेटेड है, बढ़िया तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैक्ड है। आपने देखा इसके बाहर में टैंक की तरह ट्रैक्स लगे हुए हैं, तो हम टैंक्स के साथ चल सकते हैं। ये जी बस एक बिल्कुल। तो कर्नल जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग को जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी आर्टिलरी के जवानों को, अधिकारी को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है और भारत की सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उनकी हौसलों की बुलंदी के लिए काफ़ी जरूरी कही जा सकती है। K9 का आपने जो अभी ट्रेनिंग देखी उसको गाइड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप हमारे साथ मेरा मैदान खास बात K9 की ये है कि पहले हमारे पास कोड आर्टिलरी है। K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल्ड फुली ऑटोमेटिक ट्रैक्ड गन सिस्टम है। ये किसी भी टेरेन में चल सकती है और बेसिकली आर्मर्ड फॉर्मेशंस को फायर पावर प्रोवाइड करने के लिए K9 गन सिस्टम या रेजिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसके आ जाने से जो है मैसिव मोबिलिटी, लॉन्ग रेंज, फायर पावर, सर्वाइबिलिटी ऑफ ग्रुप एंड एक्यूरेट फायर मिल जाएगा। इसके आने से इंडियन आर्टिलरी और इंडियन आर्मी में जो फायर पावर है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और गन जो है ऑटोमेटिक है, एक्यूरेट है और वर्ल्ड की बेस्ट गन्स में से एक है। तो इसके आने से कॉन्फिडेंस बड़ा है और दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो बता रहे हैं कि K9 की फंक्शनिंग और उसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसे बताया जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान की आर्म्ड और आर्टिलरी यूनिट K9 सहित अन्य टैंक्स पर युद्धाभ्यास कर रही है। 130 mm मीडियम गन भी सैन्य ताकत के लिए बहुत जरूरी है। ये ऑटोमेटिक तोप संचालित करने के लिए जवानों को ट्रेंड किया जा रहा है। करीब 28 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ इसकी फायरिंग काफी अच्छी है। ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। युद्ध के समय इसे हिडन बेस में लगाकर भी काम में लिया जा सकता है। 9 जवानों की एक टीम इस संचार तंत्र के माध्यम से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने में सक्षम है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीछे राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की हैं, जहां पिछले 1 महीने से आर्टिलरी के जवान अपना पसीना बहा रहे हैं और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये जो गन है 130 mm गन है जो यहाँ पे 1 मिनट में 3 गोले दागती है और 27 किलोमीटर का टारगेट तय करती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गन है इस पर जो जवान है मुस्तैद हैं और जैसे ही इनको ओपी यानी कि ऑपरेशनल जो मोड पे इनको जो सिग्नल मिलता है और टारगेट किया जाता है कि फला जगह पे दुश्मन का टारगेट है, वो इन्हें वायरलेस के जरिए एक मैसेज मिलता है जो इनका अपना एक कोडिंग सिस्टम है, उसके जरिए यहाँ से फिर ये जैसे ही इन्हें कमांड मिलती है फायर ऑपरेशनल करते हैं और उसके बाद जो टारगेट है वहाँ तक इनका फायर जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 फायर 1 मिनट में किए जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। 130 mm मीडियम गन है जो दुश्मन के बॉर्डर पर छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पिछले 1 महीने से जो प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है वह आर्टिलरी के जवानों को इसी बात का दिया जा रहा है, जो गन हेड्स हैं उन्हें दिया जा रहा है कि जब कभी भी अगर युद्ध होता है तो हमें क्या टारगेट करना है और किस तरह से इसे ऑपरेशनल मोड पर लेकर के आना है। जय जवान जय हिंदुस्तान, ये वो गन हैं जिनके बूते हमारी फौज अपना कौशल दिखाते हुए हमारी सीमाओं को महफूज कर पाती हैं। जवानों और अधिकारियों को कराए जा रहे युद्धाभ्यास पर सप्त शक्ति कमांड के प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने जन टीवी के साथ खास बातचीत की। किसी भी कंट्री के लिए अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसका कौशल और वेपन्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना की ये सबसे बड़ी खूबी है, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो अपने जवानों को ट्रेनिंग के जरिए और मजबूत और दक्ष बनाया जाता है। हम राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जहाँ पे अपने युद्ध कौशल को और मजबूत बना रहे हैं भारत के सेना के जवान K9 और 130 mm मीडियम गन के जरिए। हमारे साथ कर्नल अमिताभ शर्मा हैं जो बताएंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और क्या खास ट्रेनिंग की बातें हैं। सर
ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं डे नाइट दोनों में हम कवर कर रहे हैं और बड़ी खुशी है कि हम 10 दिन से चांद भी दिखा पा रहे हैं, एक तरफ K9 और दूसरी तरफ चांद, जिसे हम रेड मून भी कह सकते हैं। तो सर ये ट्रेनिंग जो है इसकी क्या खास बात है? ट्रेनिंग एक सैनिक के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, क्योंकि युद्ध कौशलता को निखारने का ये उसको बेहतरीन मौका मिलता है ऑन ग्राउंड एक लाइव फायरिंग लाइव सिचुएशन की तहत। और ये जो आपने विटनेस किया ये वही आपके सामने है और आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे तमाम सैनिकों ने आज की ट्रेनिंग को पूरी तरह से पूरा किया। IT के साथ हम जोड़ सकते हैं ट्रेनिंग? देखिए आजकल के आधुनिक उपकरणों के साथ इसका ज़माना है, आपको देखा है कि हम हर चीज़ किसी न किसी तरह से आगे से जोड़ेंगे और जो कि हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाती है और जिससे कि हमारा सैन्य बल सशक्त ही होता है। और आजकल के ज़माने में हमारे तमाम बच्चे, हमारे तमाम सैनिक आजकल IT से प्रशिक्षित है और सब इस बात में सक्षम है कि नए उपकरणों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना किसी तरह से पीछे नहीं है, जमाना बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। भारतीय सेना पहले भी कभी पीछे नहीं थी, भारतीय सेना हमेशा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से रही है और हमारे सैनिकों का मनोबल तो आपने अपनी वॉर्स में देखा है और पूरा विश्व इसको जानता है। तो इस बारे में तो निसंदेह हमारी सेना एक हमेशा ही सशक्त सेना है। जहाँ तक हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज जब हम कहते हैं तो एक पूरी ट्रेनिंग का एक एंड का टेस्टिंग पीरियड को हम एक एक्सरसाइज के अंदर मानते हैं और उसको एक टेस्ट बेड की तरह यूज़ किया जाता है। तो यही एक छोटा सा फर्क होता है हर पूरी ट्रेनिंग फेज का कल्बिनेशन आमतौर पर किसी एक टेस्ट एक्सरसाइज के साथ एक करते हैं। सर हम जैसा भी ट्रेनिंग में देख पा रहे हैं रसिया का ये जो व्हीकल है जिस पे हम टैंक के रूप में से देख पा रहे हैं, K9 को उसने एस्कॉर्ट किया, ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है या फिर और में भी इसी तरह से इसे डेवलप किया जाता है? देखिए हम ड्रिल्स की बात नहीं करेंगे, परंतु हर चीज़ जो आपने थोड़ा बहुत फोकस किया है वो एक हमेशा किसी न किसी ड्रिल का हिस्सा रहता है। इस तरह से K9 की डिफरेंट शूट्स लिए आपने उनको अलग अलग पोजिशंस में फायरिंग करते देखा और उनको फॉलो फोर्स को देखा। तो एक बेहतरीन उपकरण हमारी सेना में शामिल है जो हमारी सैन्य शक्ति को बहुत ही बेहतर करता है और सुदृढ़ बनाता है। निश्चित कर्नल साहब, थैंक यू सो मच आप जन टीवी के लिए साथ में जुड़े और निश्चित रूप से फील्ड फायरिंग रेंज में इस वक्त मौका युद्ध कौशल देखने का भी और साथ ही ये चांद भी शायद देख करके यही कहता हुआ मुस्करा रहा होगा कि भारत के जवान का जब युद्ध कौशल होता है तो दुनिया इसी तरह से घबराती है। एक तरफ भारत माँ की जय होती है तो दूसरी तरफ हाय तौबा मचती है। यही भारत के जवानों का युद्ध कौशल है। भारतीय सेना में कई देशों की तकनीक, अत्याधुनिक हथियार और उपकरण हैं। युद्धाभ्यास के दरमियान इन अत्याधुनिक हथियारों से जवानों और अधिकारियों को रूबरू भी कराया जा रहा है। पिस्टल से लेकर तोप तक हर तरीके के हथियार ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद रहे। विदेशी तकनीक के साथ साथ भारत में DRDO कई उपकरणों को अपने स्तर पर तैयार कर रहा है जिन्हें युद्ध के दरमियान काम में लिया जा सकता है। इसका भी युद्धाभ्यास में रोल परखा जा रहा है। टेक्निकल टीम ने 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर ब्रिज तैयार किए हैं जिन्हें नहर, नाले या नदी पर डालकर युद्ध में जाने वाली टीम को आसानी से रास्ता मुहैया करा सकते हैं। इनका इस्तेमाल केवल युद्ध ही नहीं, आपदा के विशेष हालात में भी किया जाता है। रेत के धोरे हों या बर्फीली पहाड़ियां, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मेडिकल एम्बुलेंस भी टैंक की तरह भारतीय सेना में हाजिर है। रशियन टेक्नोलॉजी से बनी इस खास एम्बुलेंस में पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, फर्स्ट एड बॉक्स सहित तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कि इस टैंक को हम ICU की तरह देख सकते हैं। जिस बख्तरबंद वाहन में इस एम्बुलेंस को तैयार किया गया है वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पहुंच सकती है। युद्धाभ्यास के दौरान इसे भी फायरिंग रेंज में रखा जाता है। ये एक तरह इसका रिहर्सल भी कहा जा सकता है। इसका फंक्शनिंग और क्या एक इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को ऑपरेशंस में इसमें actually this is the ambulance tracked ambulance which is the Russian vehicle and this vehicle is mainly स्क्रीन बनाकर दुश्मन को used for evacuation of the casualties. They are Russian vehicle modified by the DRDO
to make it more compact and more efficient for casualty evacuation in a dynamic warfare. एवरीवेयर, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो चाहे जैसे कि BMP के बारे में आपने सुना हो कि वो कहीं भी, जैसे वो डेजर्ट में भी चल सकती है, पानी पे भी चल सकती है, ऐसे ही सेम उसी प्लेटफॉर्म पे DRDO ने इसको मॉडिफाई करके इसको एक एम्बुलेंस बनाया है. It has the capability of efficiency of evacuation of a casualty, 8 lying casualties, 4 sitting casualty, and in mixed match condition 2 lying and 4 sitting casualties you can evacuate in a single time. जी, तो इसमें पूरी टीम एक साथ में होती है. हाँ, we have a crew of 4 members. One is driver sitting inside that, and one commander and one nursing assistant, and I am a doctor. ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण देखा होगा जब ये एम्बुलेंस का नाम आता है तो आप देखते होंगे कि लाल बत्ती नीली बत्ती जलती हुई दिखाई देती होगी और उसमें एक अलग तरह का सायरन दिखाई देता होगा. लेकिन सेना का ये एम्बुलेंस जो दुर्गम और विशेष परिस्थितियों में भी इसे काम लिया जाता है. इस पर एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और उसी के साथ साथ एक ड्राइवर, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि दिखने में टैंक है लेकिन ये एम्बुलेंस है. और इस एम्बुलेंस का उपयोग कभी भी किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी हो तो उसमें इसको उपयोग लिया जाता है. और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से ये इसका एम्बुलेंस में डबल एक स्ट्रेचर लगाया हुआ है जिसके जरिए इसी के अंदर ऑक्सीजन भी है, सारी चीज़ें हैं. और कभी भी किसी भी तरह की कोई अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई कैजुअलिटी होती है तो उससे निपटने के लिए और अपने साथियों को तुरंत चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये महत्वपूर्ण व्हीकल कहा जा सकता है. रसिया के टेक्नोलॉजी के माध्यम से DRDO ने इसे तैयार किया है. अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो जवानों को वहाँ से फर्स्ट एड देने के लिए या फिर उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तो ये जो वाहन है उसके लिए काफ़ी कारगर और महत्वपूर्ण साबित होता है. सेना के लिए न सिर्फ दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का लक्ष्य होता है बल्कि इसके साथ ही बड़ी चुनौती होती है हमारे जवानों और उनके हथियारों की सुरक्षा. कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पर यह काम पूरा करती हैं, जानेंगे. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश शौर्य का प्रदर्शन में. ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे K9 और 130 mm मीडियम गन सहित सेना का अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा दुश्मन के छक्के छोड़ा देता है. अब आपको बताते हैं इस खास टैंक के बारे में जो दुश्मन के छक्के छोड़ाने वाले हमारे हथियारों को दुश्मन के छिपाए गए माइंस से भी बचाता है. भारत की सेना में अब वो अत्याधुनिक टैंक भी हैं जो दबे हुए बारूद और माइंस को हटाकर सेना की यूनिट को रास्ता बनाकर दे सकती है. EMP तोप के साथ साथ एक ऐसा रक्षा टैंक भी है जो किसी भी स्तर पर माइंस को निकालकर बाहर कर सकता है ताकि पीछे आने वाली बटालियन को खतरा ना हो. डिस्प्ले आप कहीं पे भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी युद्धाभ्यास या फिर ट्रेनिंग एरिया में अगर वो डिस्प्ले होता है तो उसकी फंक्शनिंग भी अलग होती है. पूरी तरह से ऑपरेशनल मूड पे वो यूनिट्स होती हैं. हमारे साथ सेना के एक ऑफिसर हैं जो बताएंगे BMP और दूसरी जो यूनिट्स यहाँ लगी हुई हैं उसको लेकर के. सर, BMP की हम बात करें तो क्या इसकी फंक्शनिंग है और उससे आगे एक विशेष तरह का एक टैंक दिखाई दे रहा है जिसमें लगता है कि लैंड माइनिंग या फिर किसी भी चीज़ को उठाने के लिए काफ़ी जो आप बता रहे हैं, क्या फंक्शनिंग और किस टेक्नोलॉजी से लोग ये बनाया गया है? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2. ये एक मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन के एक सेक्शन को लड़ाई में फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन देता है. फायर पावर के लिए इसके पास एक 30 mm कैनन गन है, ये आपके सामने. उसके साथ साथ इसमें एक मिसाइल लॉन्चर दिया हुआ है जो दिन और रात में 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है. डेजर्ट के साथ साथ ही इसमें पानी में तैर कर निकलने की भी खूबी है और लड़ाई के दौरान अगर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है उसके खिलाफ भी इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है. जी, ये खास बात BMP की कि हम देख सकते हैं इसमें मिसाइल लॉन्चर इसे कहा जा सकता है जिसमें पूरी फंक्शनिंग है. और यहाँ पे एक बख्तरबंद गाड़ी है ये, क्योंकि सेना के पास में DRDO की तरह से. सर, टेक्नोलॉजी कौन सी? रसियन
हाँ, ये रशिया का बना हुआ इक्विपमेंट है जो कि बड़े लंबे समय से लड़ाई की हर हालत में अपनी काबिलियत को प्रूव कर रहा है। पता कैसे लग पाएगा कि किस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है कि इसमें माइन को हम कैसे देखना है? ये बेसिकली शुरू रशिया से हुआ था, पर अब इंडिया ऐसे बना रहा है। अगर हम लोग दुश्मन के इलाके मूव कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आगे माइनफील्ड है, इसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अगर हम सिंपल टैंक को मूव करेंगे तो उसका ट्रैक डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये EMP चलता है। अगर हमें पता लग गया कि आगे कोई माइनफील्ड है तो इसके प्लाव को हम नीचे डाउन करते हैं। इसका वेट 2400 kg है और ये जो माइन लगी है उनको उठा के बाहर कर सकता है ताकि एक सेफ लेन क्रिएट हो सके, ताकि बाकी के टैंक उससे मूव कर सके। तो देखिए, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी तरह से हमारी सेना भी सुसज्जित हो रही है और युद्ध की दक्षता को बढ़ाने के साथ साथ वेल इक्विप्ड भी हो रही है। भारतीय सेना के पास इजराइल टेक्नोलॉजी की दूरबीन है, जिसके जरिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के ठिकाने देखे जा सकते हैं। रात के अंधेरे में भी दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूरबीन कैमरों को वॉचिंग टावर टैंक्स या सेना के ऑपरेशन में विशेष रूप से काम लिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का भारत के जवानों ने कई मर्तबा विशेष अभियान में इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुश्मन की हलचल को जानने में भी इस टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहा। सेना में विजन और दूर की चीज़ें देखना भी ऑपरेशन का एक पार्ट होता है। ये जो दूरबीन नुमा इक्विपमेंट है, इसमें 20 किलोमीटर तक आप डे विजन में और रात के विजन में भी इसी तरह से देख सकते हैं। इसकी बड़ी खूबी है और निश्चित रूप से विषम परिस्थितियों या कहें कि दूरगामी जो जगह है उनका महत्वपूर्ण रोल होता है ताकि दूर तक टारगेट को देखा जा सके। जी ओम प्रकाश जी, क्या खास बात है इस दूरबीन की, अगर हम बात करें इस इक्विपमेंट की? इस इक्विपमेंट का पूरा नाम है थर्मल इमेजर इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट इजराइल का बना हुआ है। इसके अंदर नाइट विजन डिवाइस और डे विजन डिवाइस दोनों लगे हुए हैं। इस इक्विपमेंट के दौरान हम दुश्मन पर डे और नाइट के दौरान रेकी एंड सर्वेलेंस कर सकते हैं, टारगेट को अक्वायर कर सकते हैं और फर्स्ट सर्विस इफेक्टिवनेस हासिल कर सकते हैं। तो इसे हम अगर कहें कि तो रेकी व्हीकल पे आप इसे लगाते हैं? इसको हम रेकी व्हीकल पे, जैसे हमारे टैंक्स वगैरह हैं, BMP हैं, उनके ऊपर भी हम माउंट कर सकते हैं इनको। बाकी हम इसको स्टैटिक तौर पे यूज करते हैं जी। इसे हम जो वॉचिंग टावर या जो चेक पोस्ट हैं उन पे भी यूज करते हैं। जो हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं उनके ऊपर हम इनको यूज करते हैं। जो हमारे LOC के आसपास लगे होते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उनके ऊपर हम इनको यूज करते हैं। इजराइल का बना ये दूरबीन नुमा ये वह इक्विपमेंट है जो रेकी व्हीकल हो या कहें कि सेना की एक बड़ी आंख है, ये जिसके जरिए दुश्मन के ठिकाने हों या फिर कोई संदिग्ध स्थितियां हों उस पर नज़रें बनाने के लिए वो टैंक्स हों, चाहे रेकी व्हीकल्स हो या दूसरे व्हीकल हो या फिर चेक पोस्ट या वॉचिंग टावर हो, सब जगह इसे डिप्लॉय किया जाता है और इसका फ़ायदा भी भारतीय सेना को काफ़ी मिल रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल निश्चित रूप से दुनिया का वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला सैन्य प्रसाधन या सैन्य इक्विपमेंट्स को देता है, जिसकी टेक्नोलॉजी भी जानी जाती है और भारत की सेना उसका भरपूर उपयोग भी कर रही है। युद्धाभ्यास में जब जवान और अधिकारी हथियारों पर हाथ आजमाते हैं तो केवल ट्रेनिंग ही नहीं होती, इससे जवानों को हौसला मिलता है। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जवानों का हौसला भी है। यही वजह है कि हमारी सीमाएं महफूज हैं। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से ही निपटने के लिए जवानों को उसी तरह की ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती है और इसी ट्रेनिंग में एक खास तरह का युद्धाभ्यास कराया जाता है। इस मॉक ड्रिल में जवानों को बताया जाता है कि किस तरह से दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करके बर्बाद करना है। इन तस्वीरों के जरिए ये साफ देखा जा सकता है। इस तरह से फायर करते हुए आपको ठीक सामने सैन्य ऑपरेशन या युद्ध के दौरान रेतीली पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में शस्त्र सेना और वायुसेना का समन्वय भी बहुत जरूरी होता है और ये एक सैन्य रणनीति का हिस्सा भी होता है। दुश्मन के नापाक इरादों को कुचलने के लिए टैंक्स को भेजा जाता है जो कई किलोमीटर दूर से फायरिंग क्षमता रखते हैं।
और उन्हें सपोर्ट देने के लिए सेना के लड़ाकू विमान मदद के लिए हवाई अटैक करते हैं। युद्धाभ्यास में टेक्नोलॉजी, टारगेट और कोऑर्डिनेशन भी साफ देखा जाता है। इस युद्धाभ्यास में नीचे यानी कि जमीन पर टैंक्स हमला करते हैं। हवा से वायुसेना के Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो दुश्मन के ठिकाने पर गोले बरसाते हैं। ये तस्वीर इस अदम्य साहस को साफ दर्शाती है। भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर को बनाया ही इसलिए गया है कि वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सके। यहाँ सबसे जो अगर महत्वपूर्ण बताना ये होगा कि आपने देखा कि रुद्र हेलीकॉप्टर हो या चाहे एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए यहाँ पे जो दुश्मन के ठिकानों पर गोले बरसाए गए, उसी की तरह से एक ऑपरेशन यह युद्धाभ्यास का एक पार्ट है जिसके जरिए ये कोशिश की जाती है और टारगेट किया जाता है। चलिए आर्मी के हमारे साथ पे ऑफिसर्स हैं जिनसे के जरिए हम BMP और दूसरी चीज़ों को जी ऋषि जी ये टैंक्स और BMP दोनों के फंक्शनिंग और ऑपरेशनल जो उसका फर्क है वो क्या है? टैंक का काम है अधिक से अधिक गोला बारूद टारगेट एरिया पे या दुश्मन की पोजीशन पे बरसाना, दुश्मन के टैंक को बर्बाद करना सबसे अहम काम। इस हालत में टैंक का काम टैंक को बर्बाद करना है। और इस हालत में जो अभी आप देख रहे हैं, अगर कोई दुश्मन अपनी एक पोजीशन पर बैठा है तो टैंक का काम है उसे बर्बाद करना और उसे आगे निकल जाना। मैकेनाइज इन्फेंट्री पीछे से आकर के मॉपिंग अप की कार्रवाई करती है, जो बचा कुचा वहाँ पे एनिमी का रेजिस्टेंस है उसे दबाती है और उस जगह पर फिजिकल कैप्चर करती है, जिसे हम BMP सपोर्टिंग जो कहते हैं। जी इसकी सिंह साहब आपसे बात करना चाहूँगा मैं। अगर इसकी BMP की हम बात करें, जैसे टैंक्स में है उसको हमने देखा, और BMP की बात करें तो कितना स्टाफ होता है, क्या उनके पास वेपन्स होते हैं? BMP में 3 बंदों का क्रू होता है, ड्राइवर, गनर, कमांडर और टोटल 7 बंदों की स्टिक होती है जो कि पीछे बैठती है, जो कि बाद में जब एक बार टैंक्स के शॉक एक्शन से दुश्मन को पहले उसका फर्स्ट स्ट्राइक कर दी जाती है तो फिर उसको मॉपिंग अप की कार्रवाई जो बताया गया वो फिर वो स्टिक करती है। अमिताभ जी, क्यों ज़रूरी है टैंक्स और BMP? आपने जैसे देखा कि ये हमारे टैंक्स और BMPs की फायरिंग आज आपने देखी, यह हमारी आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स टैंक्स और BMP से वाले इक्विपमेंट से सम्मिलित होती है और ये इकट्ठे काम करते हैं। और काबिलियत आपने देखी है कि BMPs में इन्फेंट्री स्टिक्स भी माउंट होती हैं, और ताकि जब टैंक्स हमारे टारगेट्स को निस्ते नाबूद कर देते हैं तो उसके बाद इन्फेंट्री स्टिक डिसमाउंट होकर उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। जी अमिताभ जी, एक जानकारी और जानना चाहूँगा मैं। देखिए आप धूप की तेज़ी से देख सकते हैं, चेहरे पे पसीने, और उसी के बीच युद्ध कौशल में कैसे जवानों को दक्ष किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें बर्फीले क्षेत्र की, तो वहाँ दिसंबर और जनवरी में ट्रेनिंग इसी वजह से दी जा सकती है कि कैसी भी परिस्थिति हो भारत का जवान उससे लड़ने में हमेशा तैयार रहता है। हमने देखा कि MI हेलीकॉप्टर और रुद्र का भी यहाँ प्रयोग किया गया, उसका क्या फंक्शन है? आप देखें कि जब भी युद्ध स्थल में हम जाते हैं तो सभी आर्म्स इकट्ठे होकर बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के तौर पर सभी उपकरणों को, सारे इक्विपमेंट्स का टैक्टिकल सिचुएशन बनाते हुए प्रैक्टिस की जाती है ताकि हमें एक एक्चुअली वॉर लाइक कंडीशंस का फील मिल सके और हमारे जो सैनिक हैं वो किसी भी परिस्थिति को किसी भी समय में सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमिताभ जी। तो आपने सुना कि रुद्र और MI हेलीकॉप्टर का भी क्या फंक्शनिंग है, टैंक्स की या फिर BMP की क्या ज़रूरत पड़ती है भारतीय सेना को, जिसकी लिए बताए। ये वो भूमि है जिसके लिए जवान एक एक पसीने की बूंद को उसके लिए बचा करके रखते हैं। अपने पूरी तरह से वो तप करके उन्हें तैयार किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि चलते चले जवानों तुम, थकना जाना है साइल, देश तुम्हारे साथ है, जीत लोगे हर मुश्किल। तो आपने देखा युद्ध कौशल के लिए किस तरह से जवानों को एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज महाजन से कैसे लोहे की तरह, स्टील की तरह तैयार किया जा रहा है। युद्ध में टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए पीछे से BMP बख्तरबंद मशीन गन का भी अहम रोल रहता है। इसमें चालक और कमांडर सहित 7 अन्य जवान भी हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। रेत के धोरों में लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला ये चकमाबाज बख्तरबंद वाहन करीब 2 किलोमीटर तक फायर करने में भी सक्षम है। इसकी खास बात यह भी है कि ये पानी में भी तैरकर दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। ये यूनिट दुश्मन के उन ठिकानों पर कब्जा करने में सक्षम है जिसकी जरूरत
1971 की लड़ाई के बाद से महसूस की गई। रेत के दौरों पर सेना के जवानों के दक्ष को आपने देखा। यह BMP मशीन है जो एक बख्तरबंद गाड़ी की तरह है और इस पे लाइट मशीन गन लगी हुई है। इसी तरह से आपने टैंक्स को भी देखा। रेत के दौरों में किस तरह से धुआं और आग उगलती है और दुश्मन के ठिकानों को कैसे बर्बाद करती है, ये गन की सबसे बड़ी दक्षता है और खूबी कही जा सकती है। हमारे साथ इसी BMP को ऑपरेट करने वाले अधिकारी और कुछ साथी हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसे कमांड मिलती है, कैसे टारगेट दिया जाता है, किस पॉइंट पे कहाँ दुश्मन छिपा हो सकता है और क्या सपोर्टिंग आप लोगों का ऑपरेशन होता है। इसमें जब हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमारे सामने से निकलने वाला कोई भी टारगेट या तो कमांडर को दिखेगा या गनर को दिखेगा। मेरा ये गनर है, मैं इस गाड़ी का ICV का कमांडर हूँ। मेरे अंदर ये 3 व्हीकल हैं जो कि इनको हम ICV के नाम से जानते हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। जो भी जैसे भी हमें टारगेट दिखेगा, अगर गनर को दिख जाता है, गनर अपने टारगेट को के ऊपर गन को ले करता है और शिस्त लेकर दुरुस्त फायर करके टारगेट को बर्बाद करता है। अदरवाइज ये टारगेट उसको नहीं दिखाई देता है तो कमांडर गनर से कंट्रोल लेकर के अपने हाथ में कमांडर अपने गन से खुद फायर कर सकता है। इस ICV के अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें गनर भी फायर कर सकता है और कमांडर भी फायर कर सकता है। गुरविंदर सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप लोगों का इसमें 7 जवान होते हैं, अलग अलग इसमें आप लोगों के पास में गन्स होती हैं। क्या फायरिंग सिस्टम होता है आप लोगों का? जी हाँ, 7 जवान हमारे यहाँ जो पीछे बैठते हैं स्टिक के तौर पे, उनके पास RL होता है, LMG होती है और राइफल होती है। जो ये गन लगी हुई है आपके सामने, ये 30 mm की कैनन गन है और ये टिस्क का हमारे पास डे के लिए ये है जिससे हम फायर करते हैं और रात के समय हमारे पास टिस्क का जिससे हम 4 किलोमीटर तक साफ देख सकते हैं और दुश्मन को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। रेगिस्तान में जब ये तोप गरजती है तो दुश्मन थर्राता है। 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान यहाँ से है, लेकिन तोप की गूंज वहाँ दिखाई देती है। जब गोला चलता है टारगेट पर तो भारत माता की जय होती है और पाकिस्तान थर्राता है। भारत की सीमाएं चीन की ओर बर्फीली पहाड़ियां और पाकिस्तान का एक लंबा हिस्सा रेत के धोरों से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जवानों को तपते रेगिस्तान में और नश्तर सी चुभती बर्फीली हवाओं के बीच युद्धाभ्यास कराया जाता है, जिसके जरिए हमारी सेना उस वक्त के हालात से सूझबूझ के जरिए रूबरू हो पाती है। इससे बढ़ता है सेना का मनोबल और ताकत। इसी तरह से सेना का ऑपरेशन किया जाता है और जब दुश्मन के ठिकानों को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, ये युद्धाभ्यास की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इसी के लिए होती है। जवान चाहे बर्फीली चोटियों के बीच अपनी ट्रेनिंग करें या फिर रेगिस्तान की तपती भूमि पर, अपने युद्ध कौशल को पूरी तरह से दक्ष होने के लिए उन्हें तपाया जाता है। अधिकारी हो चाहे जवान, हर परिस्थिति से निपटने के लिए और मुस्तैदी के लिए ये कौशल के लिए तैयार किया जाता है, जो ग्राउंड रियलिटी से आप लोगों ने देखा। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि किस तरह से कवरिंग दी जाती है टैंक्स को BMP के जरिए और हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के भारतीय सेना के हों, किस तरह से गोले बरसाते हैं। तमाम दृश्यों के साथ ही कहना चाहूँगा कि चलते चलो जवानों तुम, थक ना जाना है साइल, देश तुम्हारे साथ है, जीत लोगे हर मुश्किल। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। तो देखा आपने, इन अत्याधुनिक हथियारों की बदौलत हम दुनिया की गिनी चुनी सैन्य शक्तियों में शुमार हैं। यह हथियार न सिर्फ दुश्मन के पांव उखाड़ देते हैं, बल्कि हमारी सेना के शौर्य को दुनिया में एक अलग पहचान देते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।